जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली। आप एकेडमिक हैं और पॉलिसी एनालिस्ट हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ऑलवेज अ प्लेजर ज्वाइनिंग यू साहब। थैंक यू। अली भाई, आज आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है और वो पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री रिलेशंस के ऊपर करनी है। पिछले 70-75 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये कहा जाता है और देखा भी गया है कि जो मिलिट्री है, उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उसने जो जो रोल लिया है वो बहुत ज़्यादा रोल आ गया है। इसके ऊपर बात करना है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी हिस्टोरिकल वजह क्या क्या हैं, और जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की जो डीजनरेशन है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर क्या अभी ये जो डेवलपमेंट हो रही है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है और जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी बाकी जो डीप स्टेट के लोग हैं वो गए हैं पार्लियामेंट और उन्होंने जाके बात की और कहा है जी कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो क्या आपको लगता है कि फ़ौज का कुछ स्ट्रेटेजिक कल्चर चेंज हो रहा है? हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स? काइंडली हमें थोड़ा एनलाइटन करें इन डेवलपमेंट्स पे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अहम और दिलचस्प मौजू का इंतखाब किया है। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। देखें, तीन चीज़ें आपने जो अपने इब्तदाई कलमात में बयान की वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बिलतरतीब हम इसको समझने और एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। नंबर वन, सिविल मिलिट्री रिलेशंस, नंबर वन। नंबर टू, फौज का स्ट्रेटेजिक कल्चर। और नंबर थ्री, के जो इस वक्त राइट नाउ पाकिस्तान में हो रहा है, उसका क्या, उसकी हकीकत क्या है, असलियत क्या है और आगे वे फॉरवर्ड क्या है। पहली बात ये कि जब हम बात करते हैं सिविल मिलिट्री रिलेशंस की, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की एक पिकुलियर तारीख और एक्सपीरियंस है सिविल और मिलिट्री इदारों के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से। अलबत्ता ये कोई यूनिक नहीं है। दुनिया के जो 193 रियासतें हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा की मेंबर हैं, सब रियासतों के अंदर फौज होती है और सबके अंदर सिविलियन भी नुमाइंदे होते हैं। बट फ़र्क क्या होता है कि उनके दरमियान जो इख्तियारात का तयन होता है, वो स्टेट टू स्टेट, कल्चर टू कल्चर, हिस्ट्री टू हिस्ट्री मुख्तलिफ होता है। इसके ऊपर एक बड़ी मार्कतुल आरा किताब है, आई एम श्योर आपकी भी नज़र से गुजरी होगी, हंटिंग साइमन हंटिंगटन की, सोल्जर एंड द स्टेट, जो कि लेट 50s में उसने लिखी थी और बड़ी मार्कतुल आरा किताब है जिसमें उसने 8-10 मुख्तलिफ ममालिक के अफवाज और सिविलियन हुकूमत के दरमियान जो रिलेशंस है उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया था। तो उसकी बॉटम लाइन यही है कि तमाम रियासतों में जो मुख्तलिफ रियासती इदारे होते हैं, जो स्टेट के पिलर्स होते हैं, उनके दरमियान इख्तिदार, इख्तियारात और जिम्मेदारियों का जो तयन होता है वो मुख्तलिफ होता है। अलबत्ता जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसके हवाले से जो बाज़ाब्ता सबसे अहम किसी भी रियासत की जो दस्तावेज होती है, जिसमें फेडरेशन और फेडरेटिंग यूनिट्स और स्टेट के जो पिलर्स हैं, जुडिशरी, एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर, उनके दरमियान इख्तियारात और जिम्मेदारियों का जो तयन है वो बाज़ाब्ता तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इस वजह से होता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए, बल्कि रियासत बनाई क्यों गई है, नंबर वन। नंबर टू, रियासती इदारे कौन से हैं और उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं और उनकी क्या हुदूद हैं। नंबर थ्री, के अवाम की जो ख्वाहिशात और मफादात हैं उनका तयन, उनका इजहार और उनको पॉलिसी में और फैसला साजी में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। ये सारी बातें एक आइन किसी रियासत का मुतय्यन करता है। अनफॉर्चुनेटली जो कॉन्टेक्स्ट ये है कि कॉलोनियल जो पास्ट है तकरीबन 400-500 साल का, उसमें ये एक तकलीफ दह हकीकत है कि जो कॉलोनियल पावर्स थी वेस्टर्न, उन्होंने जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए अपने कॉलोनीज में, उनका बुनियादी मकसद तीन मकासद थे। नंबर वन ये कि आपने ऑब्वियसली अपने मफादात का तयन करना था, उनका दिफा करना था उन टेरिटरीज के अंदर, कोई म्यूटनी, इंसर्जेंसी या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करना था प्राइमरीली।
नंबर 2 टैक्स कलेक्शन वगैरह थी। नंबर 3 ये कि जो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स है उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी बड़ा अहम रोल था कि यहाँ पे कुछ लोग किसी दूसरी पावर्स के लिए तो काम नहीं कर, ठीक है। और नंबर 4 एक और एस्पेक्ट था कि जियो पॉलिटिक्स के हवाले से, मसलन जैसा साउथ एशिया में आप देखें कि एक अफगानिस्तान भी एक तरह से एक बफर स्टेट का रोल प्ले करती थी बिटवीन ज़ारिस रशिया एंड ब्रिटिश इंडिया। तो वो हर वक्त तकरीबन एक कॉन्फ्लिक्ट की फजा रहती थी। 3 बड़ी वॉर्स हुई हैं, अफगान वॉर जिसमें जो बरतानिया ने लड़ी है अफगानिस्तान के, तो उसको इस कॉन्टेक्स्ट में था कि वो आपने सरहदों का दिफा भी करना है। अच्छा, उसके अलावा जो वर्ल्ड वॉर्स हुई दोनों आप जानते हैं, उसमें जो कॉलोनियल टेरिटरीज के रैंक एंड फाइल थे उनका बहुत अहम रोल था। मैं आपको अपना जाती बताता चलूं, मेरे नाना ही fought in the Second World War. He fought in the Battle of Alamein in Egypt. He fought in the battle in Burma as well, in Iraq as well. तो कहने का मतलब है कि जो लोग मतलब पूरे वर्ल्ड ऑर्डर जो उस जमाने में बरतानिया का था उसको प्रोटेक्ट करना, रेल्म की के डिफेंस, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसमें यहाँ से लोग रिक्रूट होते थे। अच्छा, ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देना इसलिए जरूरी है कि आप जैसे ही 1947 में पाकिस्तान का क़याम मार्ज़ वजूद में आता है तो आप ये तवक्को करते हैं कि ये रियासती इदारे, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे फौज हो, वो तमाम का बुनियादी उनकी जो ट्रेनिंग थी, रिक्रूटमेंट थी, सिलेक्शन थी, उनका जो कल्चर था, उनकी जो सोच थी, वो एक ब्राउन साहब की सोच थी कि जी उनका काम गोरे के लिए काले को कंट्रोल, एक्सप्लॉयट और मैनेज करना है। तो जो आप इस कल्चर को सोचें कि जब 1947 में ये रियासत आजाद होती है, और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, 70 से ज्यादा रियासतें आजाद हुई हैं पूरे कॉलोनियल सिस्टम जो बरतानिया का था अक्रॉस 4-5 कॉन्टिनेंट्स, तो उन सबको ये चैलेंज दरपेश था। लेकिन पाकिस्तान के लिए खास तौर पे ये बड़ा चैलेंज इसलिए था कि एक तो वसाइल की भी कमी थी, और चूंकि वसाइल की कमी थी तो हम बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी के लिए वेस्ट पे ही डिपेंडेंट रहे डिस्पाइट आवर टेरिटोरियल इंडिपेंडेंस, और हमने आइन बनाने में बहुत देर कर दी। जब हमने आइन बनाने में देर की तो इन इदारों के कल्चर, थिंकिंग, सोच, इख्तियारात के तयन में बहुत देर हुई, और इसी प्रॉब्लम की वजह से बुनियादी तौर पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था या उसका गैप था जिसके अंदर मुख्तलिफ इदारों के दरमियान पावर स्ट्रगल प्ले आउट हुई एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी, और हमारा आधा मुल्क जो है हमसे जुदा हो गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है। इसमें हम अफराद के ऊपर फोकस करते हैं कि जी यहिया खान सही थे या भुट्टो साहब सही थे या बंगाली लीडर सही थे। असल मामला ये है कि जब इख्तियारात का तयन ही अवाम की ख्वाहिशात और कौमी मफादात के तहत नहीं होगा तो वो दस्तावेज भी अवाम में मकबूल और एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और ना ही उसका निफाज सही तरह हो सके। तो ये बुनियादी चीज है जो कि मैं समझता हूं। दूसरी बात जो आपने की वो है स्ट्रेटेजिक कल्चर की। अच्छा, क्विकली इसमें मैं ये बात भी ऐड करता चलूं तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज 75 साल में ये रहा है कि उसने अपने तीनों जो पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विस, उसको क्या कल्चरली डीकोलोनाइज किया है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या हमारी सिविल सर्विस, फौज और जो जुडिशरी है वो अवाम, पब्लिक सर्विस को में प्राइड लेती है या नहीं लेती है? क्या अवाम की फलाह बहबूद उनके लिए सबसे बड़ा सरमाया इफ्तिखार है या नहीं है? ये अगर उनकी कोर वैल्यू, उनकी ट्रेनिंग, सिलेक्शन और एनवायरनमेंट और कल्चर में ना हो तो उनसे ये तवक्को करना कि वो आके अवाम की फलाह बहबूद और खुशहाली के लिए कुर्बानियां देंगे और वसाइल की कमी के बावजूद बहुत अच्छा काम करेंगे और इलीट को सर्व करने के बजाय अवाम को सर्व करेंगे, ये मेरी नाक़िस राय में एक गैर हकीकत पसंदाना तवक्को है। ये पहली बात है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चाहे वो आपकी सिविल सर्विस हो, चाहे आपकी फॉरेन सर्विस हो, चाहे आपकी मिलिट्री हो, चाहे आपकी जुडिशियल अकेडमीज हो, उनमें ये सोच, ये कल्चर, ये वैल्यूज को
चेंज करना बहुत जरूरी है, जिसमें अवाम की सर्विस आप के लिए एक मैटर ऑफ प्राइड एंड सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, नंबर 1। अब हम आते हैं फौज के स्ट्रेटेजिक कल्चर की तरफ, जो दूसरा पहलू है आपका, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ अभी गए हमारे नेशनल असेंबली की नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी के सामने पेश हुए, उनके साथ DGISI और DGMO भी थे। और अच्छा, पाकिस्तान की फौजी क़यादत कई मौकों पे इससे पहले भी ब्रीफिंग्स देती रही है। मुझे याद है शायद एक जमाने में जनरल पाशा भी गए थे ब्रीफिंग देने के लिए जनरल कियानी के टाइम पे, और शायद एक दफा और भी इस तरह का हुआ है वाकया, जहां तक मुझे याद पड़ता है। अलबत्ता इस दफा जो है, मैं समझता हूँ इसकी अहमियत बहुत तारीखी है, और उसकी वजह यह है कि देखें, इस दफा जो आर्मी चीफ ने बात वहां पे की है, वो शायद सिविलियन के लिए तो एक खुशगवार हैरत का बायस होगी, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं, मतलब मेरी फैमिली में बेशुमार मिलिट्री ऑफिसर्स गुजरे हैं, उनकी भी जो सोच और कल्चर है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा उसमें तब्दीली है कि जब एक आर्मी चीफ जो है वो पार्लियामान के अंदर खड़े होके 3 बातें करता है चीमा साहब। नंबर 1 कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अवाम है, वो फौज नहीं। नंबर 1 यानी कि इख्तिदार और इख्तियार का जो मरकज और महवर है वो अवाम है। और नंबर 2 कि उनकी जो विल है, अवाम की जो कलेक्टिव विल है, वो रिप्रेजेंट होती है आइन में, कि अवाम और कौम चाहती क्या है, कौमी मफाद है क्या, इदारों की जिम्मेदारी है क्या। नंबर 2, और इस अवाम की विल को अवामी नुमाइंदे, इलेक्टेड नुमाइंदे पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अपने अहदाफ और कौमी मफादात का तयन करते हैं, जो कि तमाम इदारों पे, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एग्जेक्टिव हो, चाहे वो फौज हो, उन पे फर्ज है। ये क्लैरिटी के साथ अनएम्बिगुअस अंदाज में कहना, मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है, और ये रिफ्लेक्ट करती है जो इस वक्त की हमारी क़यादत है। और ये मैं आपको सिर्फ किसी फर्द वाहिद की बात नहीं कर रहा, मैं चूंकि NDU में पढ़ाता भी रहा हूं, आप जानते हैं, और सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ राब्ता भी रहा है, तो मैंने ये देखा कि अब जो इस वक्त की लीडरशिप है, 2 स्टार, 3 स्टार एंड 4 स्टार, उनकी ये सोच है कि पाकिस्तान की कौमी सलामती असल में पाकिस्तान की ह्यूमन सिक्योरिटी उसका एंड है, लेकिन उसके मीन्स हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी और क्लाइमेट के हवाले से मामलात और गुड गवर्नेंस। असल मकसद पाकिस्तानी की इज्जत, जान माल की हिफाजत, खुशहाली और ऑनर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये अल्टीमेट नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। अच्छा, तो ये जो कल्चर, अब ये इससे ये साबित होता है कि फौज के स्ट्रेटेजिक कल्चर में तब्दीली आ रही है, और मुझे ये लगता है कि बहुत से जो रिटायर्ड हमारे अफसरान हैं, जिन्होंने पहले पाक फौज में खिदमत अपनी सरंजाम दी है, उनके लिए भी ये एक सॉर्ट ऑफ एक नया अंदाज़े फिक्र है जो कि मुरतब हो रहा है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इस तरह होती थी कि जी बस फौज ही है, बाकी जो है ना ये सिविलियन इनकरप्ट है, ये थिंकिंग आपको मिलती थी। तो अब ये है कि नहीं, इवन जो पिछले भी सरबराह थे उन्होंने भी ये बात की, और जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पिछले साल हमारी आई, उसमें भी ह्यूमन सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखा गया। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो इसको मैं किसी इंडिविजुअल से लिंक नहीं करूंगा कि इस वक्त जो आर्मी चीफ है या पिछले थी, के ये इससे ये एम्पिरिकल एविडेंस मिलता है कि ग्रेजुअली जो सोच है वो तब्दील हो रही है हमारी मिलिट्री टॉप ब्रास में, और कल्चर में तब्दीली आ रही है, जिसमें अच्छा इसके अलावा जो हमारे फौज के ट्रेनिंग के कोर्सेज हैं और करिकुलम हैं, उनमें भी तब्दीली आ रही है। और उसकी एक वजह इन्वायरमेंट से मैं लिंक कर देता हूं, जिसको आप हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, कि चूंकि जंग अब आपने सिर्फ टेरिटरी के लिए नहीं लड़नी, और सिर्फ इंसानी जान और कौमी वसाइल का जो दिफा है यही आपका कौमी सलामती नहीं है, क्योंकि आपने इन्वायरमेंट के हवाले से भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इकोनॉमी है, इंफॉर्मेशन डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन तमाम चीज़ों में फौज ने ये रियलाइज किया है, और ये तीनों सर्विसेज में, लेट मी टेल यू दैट, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने, कि इन तमाम कौमी जो नेशनल सिक्योरिटी के मफादात हैं उसका दिफा वो अकेले नहीं कर सकते हैं, और इसमें से जो बाकी डोमेन्स हैं, इकोनॉमिक है, इंफॉर्मेशन है, डिप्लोमेसी है, ये बुनियादी तौर पे सिविलियन लीडरशिप का और इदारों का काम है।
तो गुड गवर्नेंस या जस्टिस जब तक नहीं होगा, लोग मुतमईन नहीं होंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे, खुशहाल नहीं होंगे, तो सिर्फ टेरिटोरियल डिफेंस के जरिए हमारे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो सकते हैं। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हमें इस ब्रीफिंग को देखना चाहिए, जो कि एक खुशगवार यानी कि एक साइन है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि ओवरनाइट हर चीज परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, हम अभी वो कायद-ए-आज़म का जो विजन था कि पब्लिक सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट काम होना चाहिए हमारे अफसरान का, उस तक पहुंचने में अभी कुछ वक्त लगेगा, बहुत एफर्ट और सेक्रीफाइसेस चाहिए। और इसको मैं क्विकली लिंक कर देता हूं, जो पाकिस्तान का इस वक्त करंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी है, जो एक्सट्रीमली पोलराइज और अनस्टेबल है। तो उसमें भी आप देखते हैं कि जो बयानिया पिछली हुकूमत ने मुरतब किया रियासत मदीना के हवाले से, मैं मेरे जो दोस्त भी थे उसमें कैबिनेट वगैरह में, उनको मैं जब ये हुकूमत में 2018 में आए थे तो मेरी सेकंड किताब सामने आई थी, मैपिंग द पॉलिसी एजेंडा 2018 टू 2023, जिसमें 17 चैप्टर्स में मैंने मुख्तलिफ पॉलिसी एरियाज में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस और पॉसिबल सॉल्यूशंस का अहाता किया था। तो एक पुराने जो साबिक फेडरल मिनिस्टर से उनसे मेरी बात भी हुई, तो मैंने उनको 2018 में इलेक्शन के बाद वार्न किया था, और मुझे अफसोस है कि मैं सही साबित हुआ कि आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ऑपोजिशन पार्टीज नहीं है, ये फौज नहीं है। आप अगर फेल होंगे तो इसलिए होंगे कि आप गुड गवर्न नहीं कर सकेंगे, और गुड गवर्न आप इसलिए नहीं कर सकेंगे कि सिविल सर्विस का आपने कल्चर, ट्रेनिंग और सोच नहीं चेंज किया है। जब तक आप सिविल सर्विस को रिफॉर्म नहीं करते, आप अपना मैनिफेस्टो और एजेंडा जितना भी ग्लोरियस और नोबल ले आए, उसको डिलीवर और इम्प्लीमेंट आप नहीं कर सकेंगे। तो असल चीज जो है वो डिलीवरी है। आई गॉट इट। अच्छा, मैं इसमें अली भाई एक और लार्जर एक क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूँ। कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी भी जो जो सिविलियन गवर्नेंस है, गवर्नमेंट है, वो 11 साल से ज़्यादा नहीं रही। सिविलियन गवर्नेंस, ठीक है, मतलब अगर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस चला है तो वो 11 साल से ज़्यादा नहीं चला, स्वाय इस प्रोसेस के जो मुशर्रफ साहब की बात है, ये 11 साल से आगे जो है वो जा चुका है। एक बात। दूसरी, नॉर्मली हमारे हाँ कहते हैं जी कूल एस कू रहता है हमेशा, ठीक है, कू नहीं होता, मिलिट्री कू नहीं होता, लेकिन वो कू ही होता है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान जिसे एक प्रिटोरियन स्टेट कहा जाता है, ठीक है जी, और वो इसीलिए कि जो मिलिट्री है उसके पास ये कैपेबिलिटी है और विल है और एक्सपीरियंस है कि वो डोमिनेट कर लेता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को एंड प्रोसेसेस को। आपको लगता है कि जो रिसेंटली जस्ट इस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से जो पीछे एस्टैब्लिशमेंट थी, वो तो इसी प्रोसेस में चल रही थी, कूल एस कू एंड प्रिटोरियन स्टेट, जिसमें आता है आपको आता है जी कि ये जो है इनके पास कैपेबिलिटी है, विल है और एक्सपीरियंस भी मौजूद है कि वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को एंड प्रोसेसेस को टेक ओवर कर लेते हैं। हाउ डिफरेंट यू फाइंड कि 6 महीने में ये चेंज हो जाएंगे और ये उस तरह नहीं होंगे जो पीछे होंगे? क्या आप इसको वो जो सेंट्रल आर्गुमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के उसको देखते हैं? ये इससे पिछली जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थी वो भी पार्लियामेंट गई थी, ठीक है, लेकिन ये जो अगर आपने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने बातें की हैं उसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी कहा था कि जो रिसेंट एक्शंस जो टेररिज्म हुई है इसके बारे जो सॉफ्ट कॉर्नर थे और जो थॉटलेस पॉलिसीज थी, ठीक है, जिसमें वो अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में तनकीद कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये 6 महीने में स्ट्रेटेजिक कल्चर चेंज हो गया है, या कि आप समझते हैं कि बैगेज इतने बड़े हैं पीछे कि अब उनको समझ आ रहा है कि वी जस्ट कैन नॉट एक्ट द वे वी हैव बीन एक्टिंग? नहीं, बहुत अहम आपने सवाल किया, थैंक यू। देखिए, इसमें भी 3 एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1 ये कि ऑब्वियसली कल्चर ओवरनाइट चेंज नहीं होता, या एक फर्द के साथ या फौरन उसमें तब्दीली नहीं आती। बड़ा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, इसमें काफी टाइम लगता है और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है और कमिटमेंट चाहिए होती है। दूसरी बात ये है कि इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आपको विल नजर आ रही है लीडरशिप की, मिलिट्री लीडरशिप की, कि वो अपने आप को पॉलिटिक्स से डिस्टेंस करना चाह रही है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि सिविल मिलिट्री के ही कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं। देखें, ये फोरम्स तो मौजूद हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जिस तरह का फोरम है। अभी आप देखें, इस दफा जो इजलास हुआ और पिछली गवर्नमेंट के दौरान जो इजलास हुआ था, उसमें क्या फर्क है, और उसकी जो आउटकम है उसका ताल्लुक सिविल मिलिट्री रिलेशंस की नौयत से है। अगेन देखें, जब सिविल मिलिट्री रिलेशंस हमारे खराब हुए पिछली हुकूमत में,
तो उसने जो आउटकम और डिसीजन मेकिंग भी थी उसी फोरम की, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, उसकी आउटकम पे वो असरअंदाज हुआ। वो जो आपको याद है साइफर की कंट्रोवर्सी थी और इल्जाम था और ये वो सारी चीजें। लेकिन जब मौजूदा हुकूमत में थोड़ी सी सिविल मिलिट्री रिलेशंस में आपको इंप्रूवमेंट नजर आई है, तो आपको लगता है कि ये अंडरस्टैंड, तो डिसीजंस भी उस फोरम और स्ट्रक्चर से बेहतर हो रहे हैं। मैं इसको इंडिविजुअल से लिंक नहीं करता। आपने काउंटर टेररिज्म की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए कि अगर किसी, और हम एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट बात कर रहे हैं कि अगर किसी पार्टी की आइडियोलॉजी या कॉन्स्टिट्यूएंसी राइट लीनिंग है, कंजर्वेटिव वोट्स उसको चाहिए, पैसा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो इट इज अंडरस्टैंडेबल कि उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो रेडिकल एलिमेंट्स के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ऐलान जहाद में आपको सपोर्ट करेंगे। मेरे ख्याल में ये थोड़ा दूर की कोड़ी लाने वाली बात है। लेकिन एक तरफ जो आप शायद मेरी अगली बात पे महजूज होंगे, आप एक वेस्टर्न स्टाइल की, वेस्टमिनिस्टर स्टाइल की डेमोक्रेसी भी चाहते हैं, वैल्यू सिस्टम आप रियासत मदीना का चाहते हैं, तीसरी तरफ जो है आप सोशल मीडिया का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं, और चौथी बात यह है कि आप एक मुस्लिम ब्लॉक भी बनाना चाह रहे थे एक जमाने में, ठीक है। पांचवी बात यह है कि आप अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, उसके साथ भी ताल्लुकात को खराब करते हैं, और रूस जिसकी इकोनॉमी इंडिया से भी छोटी है, उससे आप एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑफ इकोनॉमिक एनर्जी रिलीफ की लेके पहुंच जाते हैं उस दिन, जबकि वो दूसरी जंग अजीम के बाद पहली दफा उसने वेस्टर्न यूरोप को इन्वेड किया है। तो मैं इसको खाली आइडियोलॉजी का मसला नहीं समझूंगा, मैं काबिलियत और अहलियत को भी मुर्दे अज़ाम किसी हद तक ठहराऊंगा। और तीसरा पहलू ये है कि इट्स नॉट आइदर और। हमारे यहाँ जो डिबेट है ना सिविल मिलिट्री की पॉपुलर लेवल पे, डॉक्टर साहब, वो आप जानते हैं कि वो बहुत सुपरफ्लस है कि जी बंदा कौन सा ठीक है, भुट्टो ठीक था या जिया ठीक था या बेनजीर ठीक थी या मुशर्रफ साहब ठीक थे या फलाना साहब ठीक। हमारे यहाँ ये सारी जो गुफ्तगू है, जो डिस्कोर्स है, ये अफराद के गिर्द घूमता है, ये प्रोसेस के गिर्द नहीं घूमता। देखें, जब आपके ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो आप देखें, मेरे अगर आपके साथ ताल्लुकात ठीक है ना डॉक्टर साहब, तो मैं आपके सामने कड़वी से कड़वी बात भी इसलिए करूंगा, और आप आई एम श्योर बुरा इसलिए नहीं मानेंगे कि आप उसको पर्सनल नहीं लेंगे और आप ये समझेंगे कि अली साहब मुझसे सिंसियर हैं इसलिए असल बात बता रहे हैं, वरना मैं एहतियात के साथ बात वही करूंगा जो आपको पसंद है। तो मैंने मोटी बात कर दी है कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप अनफॉर्चुनेटली ज्यादा अरसे तक इसी दूसरे सिनारियो पर मुश्तमिल रही, ठीक है। एक ट्रस्ट की कमी रही है, लेकिन ग्रेजुअली इसमें इंप्रूवमेंट हो रही है और मैं समझता हूं होना जरूरी है। तो अब अगर फौज और सिविल हुकूमत ये फैसला करती है कि सिंपथी या स्पेस देना दहशतगर्द एलिमेंट्स को गलती थी, और ये इनके साथ डिसाइसिवली और आयरन हैंड से निपटने के अलावा कोई नेशनल इंटरेस्ट में हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो ये अच्छी बात है, ये खुशाइन बात है। लेकिन मुझे अगेन इसमें थोड़ा सा अफसोस इस बात का है कि एक बहुत बड़ी पार्टी जो है वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट या पावर पॉलिटिक्स के लिए जो लॉन्ग टर्म नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, मैं समझता हूं उनको बालाए ताक रखना अफोर्ड नहीं कर सकती और उसको नहीं करना चाहिए। देखें, जिस सूबे में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी गई हैं, जिस सूबे में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिस सूबे के लोग सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं वॉर ऑन टेरर से, तो ये हमारी हुकूमत, चाहे किसी की भी हुकूमत हो, पीटीआई की हो, नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, अफराद को छोड़ें, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उन अफराद को जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं उनका ख्याल करें, वहां पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की कैपेसिटी बढ़ाएं, उनको सपोर्ट करें, उनकी कुर्बानियों को रिकॉग्नाइज करें, उन लोगों को रिलीफ दे। अच्छा, बलूचिस्तान के हवाले से भी अगर कहीं कोई ग्रीवेंस है तो उस ग्रीवेंस को दूर करें। ये सिर्फ काइनेटिक एक्शन से तो आप उस इंडिविजुअल को एलिमिनेट कर देंगे जो कि वेपन लेके आपके बाजार में, मस्जिद में, स्कूल में अपने आप को फाड़ना चाहता है, लेकिन उस माइंडसेट, कल्चर, आइडियोलॉजी और एनवायरनमेंट को तब्दील किए बगैर जिसके अंदर वो ग्रीवेंस को वेपनाइज किया जाता है,
आप ये वॉर डिसाइसिवली मेरे ख्याल में आपको मुश्किल होगी अपने मकासद हासिल करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बड़ी जिसे कहते हैं ना, एक एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अपनी अपनी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। अभी एक बड़ी खुशाइन चीज़ है अली भाई, वो ये है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक्टिव हो गई हैं, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट कि जी हमें डायलॉग की तरफ जाना है और पॉलिटिकल क्राइसिस को हल करना है। और आपने ये जो पिछली मिसालें दी, ये बड़ी रेलिवेंट है इस हवाले से अच्छा, एक कि पॉइंट मुझे मैं क्विकली ऐड करूं, एक और चीज आपने की थी जो मेरे जहन से निकल गई। देखिए, हम चूंकि एज पॉलिटिकल साइंटिस्ट बात कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल कैंडिड बात कर रहे हैं, और कोई बायस्ड बात नहीं कर रहे। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी ये जरूरी है कि डेमोक्रेसी हो, जिसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप इलेक्शन में हुकूमत किसकी बनती है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर भी एक अपवर्ड मोबिलिटी हो, उसमें फ्रेश आइडियाज, फ्रेश ब्लड, यंग को, लोगों को मौके मिले, ठीक है, ताकि वो उसमें ऊपर आए। और मैं ये कोई पार्टी का तयन नहीं कर रहा, तमाम पार्टीज में मैं ऑब्जेक्टिवली एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट बात कर रहा हूँ। शायद जमात इस्लामी वाहिद पार्टी है जिसके अंदर रेगुलर इलेक्शंस होते हैं और तमाम मेंबर्स वोट डाल के अपने अमीर का इंतखाब करते हैं। तो ये जी डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी सिर्फ हुकूमत में आने का या मौजूदा हुकूमत को हर 5 साल के बाद घर भेजने का नाम नहीं है। इसका मतलब, इसकी कोर वैल्यू जनाब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है कि क्या उस पार्टी के मेंबरान अपनी लीडरशिप को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। क्या एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को तब्दील कर सकते हैं अगर वो उनके नजरियात और मफादात को सही हासिल नहीं करते। अमेरिका की हम एग्जांपल देते हैं, बरतानिया की हम एग्जांपल देते हैं। तो बात यह है कि वहां जो पार्टी, आप जानते हैं, मैं भी यूके में भी रहा हूं, अमेरिका में भी रहा हूं, जो बरतानिया में जो पार्टी लीडरशिप होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है एज कंपेयर टू द सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। वो अगर सही पार्टी लाइन के मुताबिक नहीं चलते तो उनको फारिग किया जा सकता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाली डेमोक्रेसी, हमारे आपके नाज़रीन को बताना जरूरी है कि डेमोक्रेसी का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हर 5 साल के बाद आप मौजूदा हुकूमत को घर भेज के अपनी मर्जी की हुकूमत ले आए, बल्कि मैं एक मेच्योर डेमोक्रेसी के लिए, और जरूरी है कि हमारे बाशऊर अवाम शुड बी मोर डिमांडिंग एंड मोर अकाउंटेबल। दे शुड होल्ड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल। अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई काम नहीं करता तो आप उसको फारिग कर दें, आप उसको वोट ना दें। जी आप जब आपके पास कोई वोट मांगने आता है तो आप उससे पूछें कि आपका प्लान क्या है। खाली वो एक पॉपुलर करिज्मेटिक लीडर की आप तस्वीर लगा के पोस्टर पे आ जाता है वोट लेने के लिए, भाई आपका प्लान क्या है, हाउ आर यू गोइंग टू डू इट। जब तक आप बिल्कुल कन्विंस ना हो तो उस वक्त तक आप अपनी वोट की जो इखलाकी, कौमी, कानूनी, आईनी जिम्मेदारी है वो एहतियात से अदा करें, ताकि आपके मफादात, आपके मसाइल अवाम के क्यों हल नहीं होते हैं। इसलिए कि जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो इस जिम्मेदारी को, हम सारा साल हुकूमत को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात होती है तो वो इमोशंस, लाइक, डिसलाइक, पर्सनैलिटी और उन चक्रों में आके हम वोट दे देते हैं, तो हम फैमिली अपनी अपॉर्चुनिटी क्लैन जाया कर जी देते हैं। बिल्कुल सही। और मैं इसको भी मैं कहूँगा, ये जो आप कह रहे हैं ये भी फैक्टर है अली भाई। और दूसरा, वो मुझे याद है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी एक्टर का भी, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक एमएनए थे, वो एक्स आर्मी चीफ से एक मीटिंग हो रही थी एमएनएस की, तो बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा यार आपकी पार्टी में आप कोई नया बंदा नहीं चुन सकते, आप कोई फ्रेश लोग नहीं लेके आ सकते, आप उतने पुराने जो हैं वो अपने एक ही फैमिली के लोग। तो उसने कहा सर हमारा भी प्रॉब्लम है, और जिस तरह आपकी इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम है कि आपको 3 साल एक्सटेंशन देनी पड़ गई, कि आपके इंस्टीट्यूशन में कोई बंदा नहीं था। सो द क्वेश्चन इज कि ये सब एक्टर्स को रोल प्ले करना है, जो 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 पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते हैं उनको भी अकाउंटेबिलिटी देखनी है कि एक्सटेंशन ना लें। और अगर पॉलिटिशियंस उनको बेट डालते हैं और उस बेट के रिटर्न में वो उनको फेवर देते हैं, कि वो उनके लिए माहौल बना के रखते हैं पॉलिटिकल, ताकि उनकी पावर जो डगमगाए ना। ये बाकी इदारों में भी ये चीज़ें होनी चाहिए, जुडिशरी में भी और मिलिट्री में भी इसका होना चाहिए, और सिविलियंस में तो पैसा सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ताकि और अवाम के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। और मैं हमेशा ये जिक्र करता हूँ कि जमात इस्लामी वो पार्टी है जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं, जिसके अंदर कोई क्राइसिस नहीं है। बाकी हर जगह तो ये फैमिली लिमिटेड पार्टीज हैं अली भाई। ये तो ये बाप है, बेटा है, बेटी है, उनको पता है कि अगले
20 साल बाद इसने वजीर आजम होना है, 15 साल बाद इसने वजीर आजम होना है, सो वी नीड टू मूव आउट ऑफ दिस। और बाकी इंस्टीट्यूशंस को भी जो है वो अपनी लिमिट तयन और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है उसमें रहें, ताकि और जिस तरह आपने सेंट्रल जो अपना क्वेश्चन था, जो सेंट्रल आर्गूमेंट था कि एब्सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये सारा कुछ हुआ है, तो अब वो आ गया और मिलिट्री ने उस रोल को मानते हैं कि पार्लियामेंट इज इम्पोर्टेंट। सो लेट्स सी कि चीज़ें अच्छी बेहतर हों, कोई एक्सटेंशन ना ले, कोई माहौल ना ख़राब करे और फेवरेटिज्म ना हो इवन विद इन द इंस्टीट्यूशंस। दैट्स द ओनली वे हम एक स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी जो है वो बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अली भाई, इट्स ऑलवेज प्लेयर टॉकिंग विद यू, और लगता है कि हम क्लास में बैठे हैं और आपसे सीख रहे हैं। थैंक यू वेरी नहीं, मच। it's an honor. Thank you थैंक so much आपने थैंक मौका दिया। थैंक यू। Always I think I enjoy discussions with you. Thank you so much. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।